देश के अंदर 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई 2024 को होगा। ये तीसरे जो फेज का इलेक्शन है, ये निर्णायक है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का चुनाव खत्म हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से तकरीबन बाहर हो जाएगी। उस वक्त तक लगभग हिंदी बेल्ट से चुनाव खत्म हो जाएगा। जो इलाके बाकी बचेंगे वो रह जाएंगे, जिनमें 7 फेज में इलेक्शन होना होगा, जिनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 6 या 8 सीटें मध्य प्रदेश की, जो विंध्याचल जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ चुनाव रह जाएगा, जो 4th फेज में होगा। पहले और दूसरे चरण की हमने पूरी डिटेल के साथ समझाने की, बताने की कोशिश की है कि वहाँ के नतीजे किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह के रहेंगे। चुनाव को लेकर के जो जानकारियाँ पहले और दूसरे फेज में हुआ है, आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, उनमें बड़ी बेचैनी है, परेशानी है, बौखलाहट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से 2002 गुजरात दंगों के बाद जो उनका तरीका था कैंपेनिंग का, बात करने का, उस पर आ चुके हैं। देखिए, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, यह हाइपोथेटिकल बात है, इसका कोई आधार नहीं है। एक ख्याली बात जिसको कहते हैं वो है। ऐसा भी हो सकता है, मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हुकूमतें, हम बार बार बताते हैं, उसका जो लोभ होता है, उसका जो लालच होता है, और जो लोग हुकूमत में होते हैं वो हुकूमत से बाहर होना नहीं चाहते किसी भी सूरत में। और 10 साल के अंदर जो क्राइम्स हुए हैं, उससे ये लोग और ज़्यादा परेशान और खौफज़दा हैं, क्योंकि आने वाली सरकार जो भी होगी वो इनके करतूतों की, इनके कुकर्मों की जांच कराएगी। और बुढ़िया गोइंग इन जेल, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अब ये बात इनको जानकारी है, इनके पास पूरा नीचे का अपना तंत्र होता है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स होती हैं, वो बता देती है क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम हाइपोथेटिकल, एक ख्याली बात करने जा रहे हैं, वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। फिर से बता देते हैं, इसका कोई आधार नहीं है, मगर ऐसा हो सकता है। तीसरे चरण के चुनाव के बाद सिर्फ साउथ इंडिया का इलेक्शन रह जाएगा, जहां एनडीए के लिए कुछ भी नहीं है। कर्नाटक में जो एक उम्मीद थी कि वहाँ पर देवेगौड़ा की पार्टी के साथ मिलकर के एनडीए कुछ सीटें हासिल कर सकती है, तो देवेगौड़ा के पौत्र यानी ग्रैंडसन के सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद और उसके सैकड़ों वीडियो बाहर आने के बाद जो सीन बना है, वो बिल्कुल कोलैप्स कर देने वाला है एनडीए गठबंधन को। और वो जो आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने 3000 से ज़्यादा ख़वातीन यानी महिलाओं, वीमेन के साथ गलत व्यवहार किया है, उनकी
इस्मत लूटी है, उनकी इज्जत लूटी है, उनको प्रताड़ित किया है। वो देश से फरार होकर के जर्मनी और जर्मनी से अब यूरोप के किसी मुल्क में जाकर के छिपा हुआ है और वो शख्स मोदी के परिवार का सदस्य है। 26 अप्रैल को हासन से वो उम्मीदवार था, वहाँ चुनाव थे। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक पहुँचे हुए थे और मंच पर एच.डी. देवेगौड़ा, कुमारस्वामी, प्रज्वल के पिताजी एच.डी. रेवन्ना, ये सब मंच पर मौजूद थे। वहाँ मोदी ने भाषण देते हुए कहा था कि एक एक वोट जो प्रज्वल को जाएगा वो मुझे जाएगा, नरेंद्र मोदी को जाएगा वोट, क्योंकि मोदी ही भारतीय जनता पार्टी है, मोदी ही आरएसएस है, मोदी ही देश है, मोदी ही विश्व है, मोदी ही भूमंडल है, मोदी ही ब्रह्मा है, वो मोदी ही सब कुछ है। अब मोदी के बाद इस दुनिया में कुछ है नहीं। तीसरे चरण के चुनाव के बाद क्या हो सकता है? धर्म का मुद्दा उन्होंने उठा लिया, खूब बातें की, मछली की बातें की उन्होंने, मंगलसूत्र की बातें की, SC/ST का रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये 2002 गुजरात दंगों का जो पैटर्न था वो हम देख रहे हैं। अब जो साहिब की भाषा में, साहिब के भाषणों में सुनने को मिलता है, अब वो इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं। किसी भी वक्त, किसी भी सभा में रोते हुए नज़र आ सकते हैं, ये कहते हुए, सुनाई देते हुए नज़र आ सकते हैं कि मुझे बचा लो, और अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो आने वाली सरकार मुझे और मेरे मंत्रिमंडल के बाकी कई सारे लोगों को जेल में भेज सकती है। इस तरह की बातें बहुत मुमकिन है जो सुनने को मिल जाएं। एक और, ये बिल्कुल जैसा हमने कहा हाइपोथेटिकल है सब कुछ, ऐसा हो सकता है, संभावना है इसकी। पहले और दूसरे फेज के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं और मतदान में जो कमी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स में लैंडस्लाइड होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, इसको भूस्खलन कहते हैं, लैंडस्लाइड होने जा रहा है। 80 सीटें में से 80 सीटें जीतने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को भारी धचका यहाँ पर लगने वाला है। बिहार में क्लीन स्वीप होने की उम्मीद आप मान के चलें, जैसा हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पर काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट्स सामने आएंगे, बशर्ते EVM। आज मैंने निजी तौर पर एक वीडियो किया CGI को मुखातिब करते हुए कि जो मैंने वोट डाला है वो वोट उसी उम्मीदवार को या उसी व्यक्ति को मिला है जिसको मैंने वोट किया है या नहीं। गिनती के दिन 4 जून को जब गिनती होगी, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत ऐसा कोई बंदोबस्त करें कि मैं उस वोट को देख सकूं और मुतमईन हो सकूं कि हाँ, मेरा वोट जहाँ मैंने दिया था वहीं गया है। EVM को लेकर के जो खदशात हैं, जो शंकाएं हैं, वो बरकरार हैं। EVM एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जिसके साथ वीवीपैट को एडजॉइन किया जाता है। और वीवीपैट में जो डाटा असेंबल किया था वो एक पेन ड्राइव या डोंगल के जरिए असेंबल किया जाता है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम और उनके तस्वीरें होती है। जब आप कोई भी डिवाइस बाहर से इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसीलिए आज मैंने सीबीआई को मुखातिब करते हुए वीडियो किया है और उस पर एक पत्र ऑफिशियली लिख करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो हम भेजेंगे। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ईवीएम को बुखार नहीं आता है, ईवीएम को दस्त, उल्टी, लू नहीं लगती है, पूरी ईमानदारी के साथ नतीजे इलेक्शन कमीशन घोषित करता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चीज़ें देश के अंदर चल रही हैं उससे ख़तरा महसूस होता है और उस ख़तरे में जो अहम बात हम करने जा रहे हैं, बस हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद साहिब क्या कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। देश के अंदर अभी तक ये बात होती रही है कि देश में अघोषित इमरजेंसी आपातकाल लागू है। तीसरे चरण की जानकारियां मिलने के बाद साहिब देश के अंदर घोषित आपातकाल लागू कर सकते हैं। ऐसा निजी तौर पर, मेरा अपना निजी तौर पर, हम फिर से बता दें, दिस इज़ हाइपोथेटिकल बट इट कैन हैपन, एवरीथिंग कैन हैपन, बिकॉज 2025 में आरएसएस को बने हुए 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। आरएसएस की स्थापना क्यों हुई थी? वो देश का निर्माण करने के लिए नहीं हुई थी, देश का विकास करने के लिए नहीं हुई थी, देश को कोई महाशक्ति बनाने के लिए नहीं हुई थी, वो हुई थी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। 1947 में आज़ादी के बाद आरएसएस ने भारत के संविधान को जब लागू हुआ तो उसको नकार दिया था। आरएसएस के जो फाउंडर्स थे उन्होंने भारत के संविधान को नकार दिया था। वो मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते थे। भारत के तिरंगे को आरएसएस के फाउंडर्स ने नकार दिया था। कभी उन्होंने जनसंघ के कार्यालय पर भारत के तिरंगे को नहीं फहराया था। अब शर्मा हुजूरी फेस सेविंग के लिए नागपुर केसरिया विलायती के कार्यालय पर तिरंगा फहरा दिया जाता है दिखावे के लिए। उनको संविधान की इज्जत नहीं करते हैं वो लोग, तिरंगे की इज्जत नहीं करते हैं वो लोग। उन्हें देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। 100 साल 2025 में हो रहे हैं। सत्ता हाथ से चली जाएगी तो जो सेलिब्रेशन होगा स्टेट स्पॉन्सर्ड वो नहीं हो सकेगा। इसलिए वो दांतों से भी जकड़ लेंगे, हुकूमत को नहीं जाने देना चाहेंगे। उसके लिए इमरजेंसी लगानी पड़े, चुनाव को रोकना पड़े बीच में। प्रधानमंत्री के लिए कोई मुश्किल नहीं, वो एक आदेश जारी करेंगे और चुनाव रुक जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है नहीं करता है
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही बहुत सारे सवाल हैं, अदालतों के ऊपर ख़ास तौर से, कि देश की अदालतों से न्याय जो है वो आप समझते हैं नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, ऐसा विपक्ष के लोग अपनी सभाओं में कहते हैं। हमारा ये मानना है जनता वोट कर रही है, बाकी फेज में और जनता वोट करेगी। निष्पक्ष जो वोटिंग होगी वो काउंटिंग होगी, कैसे होगी? जो ज़िले का अधिकारी था चुनाव से पहले वही आज इलेक्शन कमीशन का कर्मचारी है। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर वो प्रदेश की सरकारों के कर्मचारी होंगे। सारे जिलाधिकारी, सारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होम मिनिस्ट्री के तहत होते हैं। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, वो सब गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। जो चुनाव के नतीजे डिक्लेयर करते हैं पीठासीन अधिकारी, वो जिलाधिकारी होते हैं, IGM होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं। यहाँ पर सवाल है, हवा का रुख देख करके वो तब्दीली हो जाए अलग बात है, मगर जैसा हम समझ के चलते हैं या मान के चल रहे हैं कि तीसरे चरण के बाद किसी भी सभा में साहिब मंच पे से रो सकते हैं, लोगों से अपील कर सकते हैं क्या आप मेरी सच्चा बनवाइए। वो ये नहीं बता रही 405 सीटें होना चाहिए किस लिए। सरकार बनाने के लिए 272 सांसद चाहिए, लोकसभा के 272 मेंबर चाहिए। 400 पार या 500 पार पाने के बाद वो क्या करेंगे? आपको पहली बार पूर्ण बहुमत मिला, दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला, आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, आपने पूरा नहीं किया। 200 नए स्मार्ट सिटी बसाने थे, आपने पूरा नहीं किया। हर सांसद को एक गांव आदर्श ग्राम बनाना था, आपने पूरा नहीं किया। महिलाओं को सुरक्षा देनी थी, आपने पूरा नहीं किया। आपने कोई वादा पूरा नहीं किया 10 साल में। 400 पार सांसद आपको क्यों चाहिए? तो वो साहेब ने नहीं बताया, उनके जो कर्मचारी हैं उन्होंने बता दिया संविधान को बदलना है इसलिए। अब ये जो बात थी, ये जो मुद्दा है, ये जो संदेश था 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, आरक्षण को ख़त्म करना है, ये बिल्कुल निचले स्तर तक जन जन तक पहुंच चुका है। हर समाज में, हर वर्ग में पहुंच चुका है। लोगों में बेचैनी है और वो परेशान है कि ये संविधान बदल देंगे। आपके अपने लोग कह रहे हैं, आपने किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं की। कार्रवाई करते तो नज़र आता कि हाँ साहब उसने कहा था तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो गई। डर, खौफ और सत्ता बड़ी अनमोल होती है। लोग नहीं छोड़ना चाहते किसी भी सूरत में। हुकूमत का लालच और हुकूमत से हासिल होने वाले फ़ायदे, क्योंकि जब हुकूमत बदलेगी तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं बचेंगे नहीं। पेगासस के ज़रिए जो जासूसी की गई है नहीं बचेंगे। राफेल में जो घोटाला किया है नहीं बचेंगे। बहुत सारी और चीज़ें हैं। कोल्हापुर की मीटिंग में साहिब ने कहा कि तीसरी बार
सरकार बनेगी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, तो आपने हाथरस में बलात्कार हुआ, रात के वक्त बच्ची को जला दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया उसका, कुछ नहीं बोला। कठुआ में रेप हुआ, आप नहीं बोले। उन्नाव में आपके व्यक्ति ने जो हरकतें की, आप नहीं बोले। किसानों ने जान दे दी, 13 महीने तक वो धरने पर बैठे रहे, 700 से ज़्यादा किसान वहाँ शहीद हो गए, आप नहीं बोले। आपके मिनिस्टर के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल के मार दिया, आप नहीं बोले। आप खामोश रहते हैं, डरते हैं, जिगर नहीं है आपके पास। यू आर ए क्रिमिनल। लोग धोखे में आ गए, उनको उम्मीद कुछ और थी। फेस जो सामने दिखता है वो फेस नहीं रीड कर पा रहे थे। एक्टर पर्दे पर जो नज़र आता है, हकीकत उसकी क्या है, लोग नहीं देख पाते। यू आर एन एक्टर, नॉट ए पॉलिटिशियन। पर्दे चाक हो चुके हैं, हकीकत सामने आ चुकी है। लोग अब जो वोट कर रहे हैं वो अपने मुद्दों पर कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को देख करके कर रहे हैं। वो पार्टी गठबंधन, ये समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है, ये कांग्रेस से उम्मीदवार है, ये जेडीयू से उम्मीदवार है, या आरजेडी से उम्मीदवार है, नहीं देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं, देखें बीजेपी के विरोध में लोग नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बीजेपी के विरोध में नहीं है, वो मोदी के विरोध में है। हम यहाँ खुल के बात कर रहे हैं आपसे। पूरी तरह से जो हमने देखा है बाहर निकल के, तो विरोध जनता के अंदर जो है मोदी का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अब खटाखट दिल्ली से नागपुर के लिए फ़ोन खटखटाए जा रहे हैं, बचा लो हमको। कुछ करो। हम नागपुर वाले क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। देखने में या बताने में जो चीज़ें जैसी होती हैं, हकीकत में वैसी नहीं होती। नागपुर वाले अगर इतने ही ताकतवर होते, केजरीवाल ने 3 बार साहिब को दिल्ली के अंदर हराया है। क्या छुट्टी पे चले गए थे सारे आरएसएस के लोग? इससे पिछले चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत गई थी। क्या तीनों राज्यों में छुट्टी पर गए हुए थे आरएसएस के लोग? कुछ भी नहीं है। वो मीडिया के एक्सट्रैक्शन के जरिए जो आरएसएस द्वारा संचालित है, इनकी तारीफ़ें की जाती हैं, इनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें की जाती हैं। माहौल बनाया जाता है, कोशिश की जाती है कि समाज के अंदर इस तरह की बातें पहुँचे कि बस वेलकम फिल्म आपने देखी होगी, नाना पाटेकर के साथ में चमचों की टीम रहती थी। वो बताते थे कि ये जो गुब्बारे फैला रहे हैं, इनकी टांग तोड़ दी थी भाई ने गुस्से में आकर के। तो ये थिएटर सजा करके रखे जाते हैं। अब एक्सपोज हो चुके हैं सभी। धमकियां दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार को धमकी दे दी गई है कि जो आपके यहाँ पर कम मतदान हुआ है, जिस विधायक के इलाके में, जिस मंत्री के इलाके में कम मतदान हुआ है, चुनाव के बाद उसको पनिशमेंट मिलेगा।
उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। हो सकता है गिरफ्तार करके शायद जेल वेल में भिजवा दें। मुल्क खुदा का, हुक्म बादशाह का। तो यहाँ पे जो शाह है, शाह जो चाहे वो कर सकते हैं। 4 तारीख को लेकिन चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बदल जाएंगी। आप लोग अपना वोट करें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, बिल्कुल भी धर्म के नाम पर एक दूसरे के साथ नफरत न करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन जो भी हैं, सब भारत के लोग हैं, सब अपने हैं, सब भाई भाई हैं, सब इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, सब इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। बिल्कुल कोई भी आपसे बात करे धर्म के नाम पर, रिजेक्ट कर दें उसको, जवाब ही ना दें उसकी बात का, इग्नोर कर दें। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको मज़हब के नाम पर किसी की भी बातों में उलझने की। शुक्रिया आप सभी का।